नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपने चैनल देसी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मौर्य वंश से संबंधित वीडियो जो प्राचीन इतिहास के क्रम में है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा था कि मगध में किस प्रकार जो राजवंश थे उनका उदय हुआ, वहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसके बाद उन राजवंशों ने आपस में युद्ध करके एक दूसरे के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया। और उसके बाद उसी क्रम में जब मौर्य वंश आता है नंद वंश का अंत करके, तो उस मौर्य वंश का किस प्रकार विस्तार होता है और उसमें किन किन महान राजाओं ने शासन किया, आज उन सभी महान राजाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मौर्य वंश, प्रमुख रूप से मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है या मौर्य वंश के प्रमुख जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मौर्य वंशों की जो प्रमुख जानकारी है वह हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले जो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं वह हमें दो प्रकार के स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है और एक पुरातात्विक स्रोत है। जैसे इतिहास में किसी भी राजा या किसी भी इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह मुख्य रूप से दो ही स्रोत होते हैं, जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो आज उन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम लोग जानकारी जो हमें मौर्य वंश के बारे में मिली है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या क्या थे। तो साहित्यिक स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ विदेशी इतिहासकारों ने अपने साहित्यों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी है। वहीं कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में भी अपने यहाँ जानकारी दी है। और उसी प्रकार यहाँ पर कुछ पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं जो अशोक द्वारा लिखाए गए शिलालेख थे जैसे, और जो कुछ पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जैसे भवन, स्तूप, गुफा और जो मृदभांड बनाए गए उनसे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा जूनागढ़ जो अभिलेख था उसके वहाँ से भी हमें मौर्य वंश के उदय के या मौर्य वंश किस प्रकार था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग एक एक कर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला साहित्यिक स्रोत मिलता है वह अर्थशास्त्र का मिलता है। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र के जनक जो थे वह चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्होंने ये अर्थशास्त्र को लिखा। और इसमें जो जानकारी दी गई वह मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित है या प्रशासनिक जो प्रशासन चलाने की जो जानकारी है वह मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पर चाणक्य का डायरेक्ट नाम न देकर उनके जो उपनाम हैं जैसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त वो दे देता है। तो हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो पुस्तक है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक दार्शनिक आए थे जो जिनका तो एक दार्शनिक आए थे जिनका नाम मेगास्थनीज था। यह इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है और इसमें भी मौर्य वंश के उदय और उनके जो विभिन्न राजा हुए हैं वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार कहाँ से कहाँ तक शासन किया उसके बारे में यहाँ इस बुक में जानकारी दी गई है। उसके अलावा मौर्य वंश में हमें मौर्य वंश की जानकारी कुछ पुराण जो लिखे गए हैं वहाँ से भी हमें मौर्य के वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि मौर्यों का कैसा प्रशासन था, वहाँ पर किस प्रकार राजा एक दूसरे के ऊपर अटैक करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ या मजबूत करने के लिए प्रयासरत थे। आगे इसके बाद अगला जो साहित्य हमें मिलता है वह मुद्रा राक्षस मिलता है। मुद्रा राक्षस के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मुद्रा राक्षस मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और इस मुद्रा राक्षस में मुख्य रूप से जो नंद वंश का पतन हुआ और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य द्वारा शिक्षा दीक्षा लेकर राजनीतिक प्रशासन मजबूत करके और किस प्रकार धनानंद को परास्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसके बारे में इस बुक में जानकारी दी गई है। तो
यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों में हमने मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर बौद्ध जैन ग्रंथ। बौद्ध जैन ग्रंथ में भी हमें मौर्य के जानकारी मिलती है, मौर्य का किस प्रकार साम्राज्य था, वहाँ पर उसका उदय किस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से इन सभी साहित्यिक स्रोतों में मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। अब आइए बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अशोक जो कि मौर्य वंश का राजा था और जो बिंदुसार का बेटा था, तो उसने अपने साम्राज्य में कुछ शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया और उस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानकारी दी कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार विस्तृत हुआ और उसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ, उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उन सभी बातों को उसने इस शिलालेखों में लिखवाने का प्रयास किया। तो हमें पुरातात्विक स्रोतों पे यहाँ पर अशोक के जो लिखवाए गए अभिलेख हैं वहाँ से भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो भवन है, स्तूप, गुफा और मृदभांड, मुख्य रूप से यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख है जहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है जो पुरातात्विक स्रोत से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको जूनागढ़ अभिलेख होगा, वही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो थे प्रमुख रूप से पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई। आइए तो थोड़ा सा इसकी एक घटना है, कुछ प्रमुख रोचक कहानी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो नंद वंश का उस समय शासन चल रहा था। तो नंद वंश जब हमारा यहाँ पर मगध का उत्कर्ष हुआ तो उसमें प्रमुख रूप से जो 3 वंश आए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और जब नंद वंश का अंत हो रहा था या नंद वंश अपने पतन की ओर बढ़ रहा था तो उस समय वहाँ का जो शासक था धनानंद, वह इतिहास में बहुत क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। उनके दरबार में एक व्यक्ति थे जो दरबारी कवि थे या नीति शास्त्र कह सकते हैं उन्होंने, जिनका नाम चाणक्य था। धनानंद ने उनकी बेइज्जती कर दी या उनका अपमान कर दिया अपने दरबार में और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। तो जो चाणक्य थे उन्होंने कसम खाई कि मैं इस अपमान का बदला लूँगा और उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उसे राजनीति की शिक्षा दीक्षा दी। और उस राजनीति की शिक्षा दीक्षा देने के बाद उन्होंने धनानंद पर उस अपने शिष्य को लेकर अटैक किया और उसे परास्त किया और इस प्रकार उन्होंने इस अपमान का बदला लिया और इस प्रकार नंद वंश का समापन हो जाता है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, इनको परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर जो इनके गुरु थे, इनके गुरु चाणक्य, जिनको प्रमुख रूप से कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया और इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह जाना कि नंद वंश का किस प्रकार अंत हुआ और किस प्रकार मौर्य वंश का स्थापना हुई या मौर्य वंश की उदय हुआ। तो आइए समझते हैं कि मौर्य वंश का उदय किस प्रकार से हुआ। तो मौर्य वंश के बारे में अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य वंश चला, जो कि काफ़ी लंबा समय था। इसलिए मौर्य वंश को हम लोग 2-3 भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसकी डिटेल पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में हम बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया। बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता है, जबकि मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है, इस पुराण में इसे शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जातियों से भी संबोधित किया गया है। जो यहाँ पर बौद्ध जैन ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि जो मुद्रा राक्षस जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखे गई है इसमें इसे शूद्र जाति का बताया गया। तो यहाँ पर परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इसे हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से संबोधित किया है।
तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो जस्टिन स्ट्रूबो थे, जो कि विदेशी इतिहासकार थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया। वहीं एक विदेशी इतिहासकार एपियन थे, एपियन प्लूटार्क, जिन्होंने इसे सेंड्रोकोटस नाम दिया। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया, तो एंड्रोकोटस, और प्लूटार्क जो थे इन्होंने सेंड्रोकोटस नाम दिया। और इस विदेशी इतिहासकारों के बारे में जानकारी किसने दी, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो इन नामों से संबोधित किया उस समय विलियम जोन्स एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने सबसे पहले इन विदेशी इतिहासकारों के साहित्यों को पढ़कर बताया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं और ये जो नाम दिए गए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछता है। आगे हम बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसने अपने विस्तार क्षेत्र के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अपने, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध था वह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा लड़ा गया युद्ध था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार में लड़ा था। तो यहाँ पर सेल्यूकस एक व्यक्ति था, इसने 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय युद्ध करने के पश्चात जब वह वापस जा रहा था तो उसने पश्चिम सीमा के कुछ प्रांत सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिए और वहाँ वह वापस लौट गया। और जब सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय वहाँ का शासक था, उसने इनसे युद्ध किया और इस प्रकार सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर पराजित होने के बाद उस युद्ध में मेगास्थनीज, जो कि उस समय के वहाँ के दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि उस समय युद्ध करने के पश्चात उनसे एक संधि होती है और वहाँ पर एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। उस वैवाहिक संबंध स्थापित होने के क्रम में जो पश्चिम सीमा के प्रांत थे, काबुल, अकरात, हेरात और कांधार, ये 4 क्षेत्र जो थे उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दान दिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान दिए। इसके अलावा हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि जो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनको सेल्यूकस निकेटर ने दान दिया, तो वह अभी मैंने बताया। और उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी उसका नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो उनका नाम हेलेना था। और इसकी जानकारी किसने दी, तो वह मेगास्थनीज द्वारा दी गई। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार यहाँ पर 6 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास, जिसके साथ भारत को उसने पूरा रौंद डाला और भारत में एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन कर रहे थे तो उस समय इनके पास काफ़ी विशाल सेना थी, जो लगभग 6 लाख की संख्या के आसपास बताई जाती है। और इस सेना के सहारे इन्होंने इस समय जो भारत में छोटे छोटे राजा शासन कर रहे थे उन सभी को परास्त किया और संपूर्ण भारत में लगभग काफ़ी विस्तृत शासन एकीकृत करके स्थापित किया। तो इस प्रकार अगर पूछे कि भारत में एकीकरण शासन व्यवस्था का शुरुआत करने वाला राजा कौन सा था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि जस्टिन ने सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया है, तो वही जस्टिन स्ट्रूबो, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया है, वह यह भी जानकारी देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई थी, लेकिन कई साहित्यों में इस बात को नकारा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछेगा कि किस साहित्यकार ने या किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर की भेंट का वर्णन किया है, तो वह हमारे जस्टिन स्ट्रूबो थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में को जी रहे थे या अपने जीवन के अंतिम समय में चल रहे थे, उस समय यह जैन धर्म को मानते थे और उसी जैन धर्म को अपनाते हुए श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि से या संभरा विधि से अपनी जीवन को समाप्त किया। इन्होंने उस समय संलेखना विधि और यह संभरा विधि क्या होती थी, तो इस विधि द्वारा जैन धर्म में
भूखे रहकर प्राण त्यागने की प्रथा को बताया गया है और इसी प्रथा को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और वहाँ पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का अंत कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि किस ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि को अपनाया, तो 298 BC हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। आगे हम बात करते हैं इसके बाद कौन से राजा हुए। तो इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, जो कि 298 BC से लेकर 273 BC तक शासन करते हैं, और इनके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर इनका जो नाम था मुख्य रूप से वह इनको एक नाम दिया गया था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, अर्थात इन्हें शत्रुओं का विनाश करने वाला बताया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है, तो वह अमित्रघात हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं जैन ग्रंथों में इन्हें सिद्धसेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि सिद्धसेन किस राजा का नाम है, तो यहाँ पर हमारा बिंदुसार हो जाएगा, जिनकी जानकारी जैन ग्रंथों में दी गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर तक्षशिला में 2 विद्रोह इनके समय हुए थे पहले, और उन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, जिसने उस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, परंतु यह पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इसी विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, और उस अशोक ने उस समय वहाँ पर काफ़ी उत्पात मचाया और उस समय उस विद्रोह को उन्होंने दबा दिया। तब से माना जाने लगा कि अशोक में राजनीतिक प्रशासन करने की काफ़ी अच्छी समझ है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सीरिया शासक एंड्रियोकस जो थे, इन्होंने बिंदुसार से कई सारे कुछ अपनी मांगे रखी थी। तो आइए यहाँ से भी प्रश्न बनाता है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सीरिया के शासक एंड्रियोकस थे, उस समय उन्होंने बिंदुसार से 3 चीज़ें मांगी थी, जिनमें पहली थी सूखी अंजीर, दूसरा था अंगूरी शराब और तीसरी चीज़ थी दार्शनिक। इन 3 चीज़ों को अपने पत्र के द्वारा उन्होंने सीरिया नरेश से मांगा था, परंतु उन्होंने इसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें उनकी स्वीकार की, जबकि तीसरी चीज़ को उन्होंने नकार दिया था। उनका यह मानना था कि दार्शनिक को भेजने की प्रथा उनके साम्राज्य में उस समय नहीं थी। तो इस प्रकार उन्होंने सूखी अंजीर और अंगूरी शराब भिजवा दी थी, परंतु दार्शनिक को भेजने से उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर मिस्र के जो राजा थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने डायलोसिस नामक एक राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में उन्होंने उसे भेजा था। तो यहाँ पर राजदूत से भी कई सारे प्रश्न बनाता है और पूछेगा कि यहाँ पर बिंदुसार के समय कौन सा राजदूत उनके दरबार में आया था। तो वह डायलोसिस नामक एक राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, और इस राजदूत को किसने भेजा था, तो उसको भेजने वाले व्यक्ति टालमी राजा, जो कि मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस द्वितीय, इन्होंने बिंदुसार के दरबार में उन्हें भेजा था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इनके जो पुत्र हुए अशोक, उनके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि 273 BC से 232 BC तक इन्होंने शासन किया। अशोक के बारे में यदि हम जानकारी लेने का प्रयास करें तो जो अशोक थे वह 269 BC में राजा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 273 BC में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर 269 BC में वह राजा बनते हैं, तो इन बीच में कई 4 सालों का गैप था, वह कहाँ गया और उस समय क्या हुआ। तो माना जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो इसके भाइयों में कई सारे जो इसके भाई थे, उसमें राजा की गद्दी को लेने कर या राजा को बनने के लिए संघर्ष आपस में चालू हो जाता है, और इस प्रकार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। तो यहाँ पर इन 4 सालों का जो गैप था वह इस कारण से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 269 BC में जब अशोक राजा बनता है तो पहले वह अवंती का राज्यपाल था और उसके बाद वह राजा बनता है। और अशोक का जो नाम है अशोक पड़ा, वह कहाँ से हमें जानकारी इसकी मिलती है, तो अशोक एक मास्की गुर्जरा नामक अभिलेख है, उसमें इसकी जानकारी दी गई है। और जब अशोक राजा बनता है तो उस समय वह काफ़ी अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, क्योंकि
कश्मीर में जब विद्रोह होता है तो उसको दबाने के लिए वह काफ़ी विद्रोह करता है, काफ़ी रक्त उत्पात मचाता है और इस कारण से वह उस समय क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। आगे जब अपने शासनकाल में वह 9वें वर्ष में प्रवेश करता है तो 261 BC में, जो कि उसके शासनकाल का 9वां वर्ष था, उसमें उसने कलिंग युद्ध लड़ा, जो कि इतिहास में काफ़ी फेमस है। अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से और सुरक्षा की दृष्टि से उसने कलिंग पर अटैक किया, जो कि आज वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। वहाँ उसने अटैक करने के बाद काफ़ी उत्पात मचाया और काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु जब वह युद्ध क्षेत्र में देखता है कि कई सारे लोग मारे गए और वहाँ से उसका हृदय विचलित हो जाता है, तो इसी युद्ध में उसने युद्ध कभी ना करने की कसम खाई और उसने हमेशा युद्ध छोड़ देने के लिए प्रण लिया और उसने धम्म का मार्ग अपना लिया। तो यह युद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म का मार्ग अपनाया, अर्थात अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। तो यहाँ 261 BC में लड़ा गया कलिंग का युद्ध था। आगे यही बात करते हैं कि एक उपगुप्त नामक व्यक्ति थे, इनसे इन्होंने दीक्षा ली और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पूरी तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी संरक्षण प्रदान किया और खुद भी इसके प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास किया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और कई सारी सभाओं का आयोजन करवाया और उनमें इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार के लिए उसके काम किया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अशोक ने 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया। वहीं अगर इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अशोक की कुछ राजकीय घोषणाएं थी जिन स्तंभों को उत्कीर्ण किया गया है और उन्हें प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, तो उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कि जो राजकीय घोषणाएं अशोक द्वारा की गई थी उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें गुहा लेख जो लिखे गए हैं उनका संबंध किससे है, तो गुहा लेख जो प्रमुख रूप से हैं वह धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो वंशज हुए बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की किस प्रकार स्थापना की उसके बारे में समझने का प्रयास किया। यहीं चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के जो प्रमुख रूप से स्रोत थे, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। थैंक यू।